तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है अनलॉक्ड। ये मूवी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है किम डाई जून ने और यहाँ पर इसकी रेटिंग भी काफ़ी बढ़िया है। और हाल ही में मैंने मिली नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि एक बॉलीवुड सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक लड़की यहाँ पर एक फ्रीजर के अंदर फंस जाती है जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या वो बच पाएगी? तो जाकर ज़रूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ पिन कमेंट में भी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ली नामी को, जो कि एक फन लविंग, सुपर एक्साइटेड, फुल ऑफ जॉय और एनर्जेटिक टाइप की लड़की है। नामी के फादर एक कैफे चलाते हैं जहां पर वो उनका हाथ बटाती है और उसकी मदर भी इस दुनिया में नहीं है। वो खुद एक कॉस्मेटिक स्टार्टअप में काम करती है जहां पर उसकी बॉस भी उससे काफी खुश है और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम युंजू है। नामी अपनी लाइफ में पूरी तरह से खुश है, मस्ती करती रहती है, खुश रहती है और इस तरह ही एक दिन गलती से वो अपना फोन एक बस के अंदर गिरा देती है जिसको कोई लड़का उठा लेता है। अब अगले सीन में हम उस लड़के को उसके घर पर देखते हैं जिसके पास में नामी का फोन था। लेकिन तभी नामी के फोन पर उसकी फ्रेंड ईयुन का कॉल आता है जिसको वो पिक भी करता है और खुद बात ना करते हुए फोन पर खुद से ही रिकॉर्ड किए हुए मैसेजेस को फीमेल वॉइस में बुलवाता है जिससे ऐसा लगे कि वहाँ पर कोई लड़की बात कर रही है। अब वो ईयुन से ये बोलता है कि उसे ये फोन बस में मिला था और वो ये कहाँ पर दे दे, जिस पर वो उसको वेट करने का बोलती है, वो नामी से पूछकर बताएगी। अब वो नामी के घर जाती है और उसके बाद उस लड़के से कराती है। हालांकि इनको ऐसा लग रहा था कि वो लड़की है। खैर अब यहाँ पर वो लड़का उससे एक जगह फोन देने का बोल देता है और फिर उसके फोन पर आ रही नोटिफिकेशन से नामी के बारे में सब कुछ पता लगाने लगता है। और लगभग आजकल तो सभी लोग सब कुछ ऑनलाइन डाल ही देते हैं। बेसिकली वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। अब वो नामी के फ्रेंड्स की लिस्ट देखता है, उसके इंटरेस्ट के बारे में पता लगा लेता है और भी काफी सारे इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है जिसको वो आगे अपने तरीके से इस्तेमाल करने वाला था। अब वो फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो ओपन नहीं होता और वो फोन की स्क्रीन तोड़ देता है। खैर अब यहाँ से ये पूरा का पूरा सीन और कहानी शिफ्ट हो जाती है और हम एक नई चीज देखते हैं जहाँ पर माउंटेन पर बारिश होने से वहाँ पर बैरी की गई एक डेड बॉडी बाहर आती है और वहाँ पर ढेर सारे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे। अब वहाँ पर दो पुलिस वाले कहानी के लिए काफी जरूरी हैं जिनके नाम है वू जीमान और उसका असिस्टेंट किम जोंग हो। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये काम किसका हो सकता है और उन दोनों का शक एक ही इंसान पर था जो कि कोई और नहीं बल्कि जीमान का ही बेटा था, क्योंकि जहाँ से बॉडी मिली थी उस जगह पर जीमान ने अपने बेटे के साथ ट्री लगाया था और उसके बेटे का यूज करने वाला प्लांट फूड के प्रोडक्ट्स बॉडीज के आसपास मिले थे, जैसे वो खुद ही सब कुछ मार्क कर रहा हो। खैर अब जीमान को ये लग रहा था कि उसका बेटा जब 7 साल पहले घर छोड़कर भागा था तब वो ऐसा नहीं था और ना ही उसके अंदर किसी की जान लेने की हिम्मत थी। वो सोचता है कि उसका बेटा उल्टा हो सकता है, स्टूपिड हो सकता है, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता। जिस पर किम ये बोलता है कि शायद से वो किन्हीं बुरे लोगों के साथ में काम कर रहा होगा और ये सब उसके साथियों ने किया हो, जिस पर जीमान भी सोच में पड़ जाता है कि शायद से ऐसा हो सकता है। अब किम ये भी बोलता है कि उसका अपनी मदर से तो कांटेक्ट होगा ही, जिस पर वो बोलता है कि जो बच्चा अपनी मदर को बीमार छोड़कर चला गया और फिर कभी आया ही नहीं तो वो क्या ही उनसे कांटेक्ट रखेगा। लेकिन फिर भी वो ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एक बार चेक कर लेगा। अब कहानी यहाँ पर आपको 2 हिस्सों में अलग अलग लग रही होगी तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो असल में बात यह है कि जिस लड़के ने बस में से फोन उठाया था वो कोई और नहीं बल्कि वही जीमान का बेटा चुनयोंग है, जो कि अपने पेरेंट्स से 7 साल पहले ही अलग हो गया था क्योंकि उसके फादर से काफी उसके डिफरेंसेस आ गए थे। अब हम नामी को देखते हैं जो कि अपने फादर के कैफे में जाती है जहाँ पर उसके फादर उसे हैंगओवर से निकलने के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाकर देते हैं जो कि वो लोग सेल नहीं करते थे। वो खाली यहाँ पर उसके फादर की एक स्पेशल ड्रिंक थी जो कि वो अपनी बेटी को ही दिया करता। खैर अब कैफे के अंदर ही चुनयोंग का कॉल आता है और वो नामी से ये कहता है, जिसका मतलब ये है कि वो उसी फीमेल वॉइस से ये बुलवाता है कि फोन की स्क्रीन गिरने से टूट गई थी, जो कि हम जानते हैं कि उसने खुद से तोड़ी थी, जिसको ठीक कराने के लिए उसने उसे रिपेयर शॉप में डाल दिया है और बिल भी पे कर दिया है। तो
नामी जाकर वहीं से फोन ले ले। खैर अब उसके बताए गए एड्रेस पर जाकर नामी अपना फोन कलेक्ट कर लेती है, लेकिन ये चीजें इतनी सीधी नहीं होंगी। तो यहाँ पर हुआ ये है कि पहली बात तो ये कि शॉप ये चुनयोंग की ही है। साथ ही साथ उसने नामी के फोन पर एक स्पाई कैमरा इंस्टॉल करके उसके फोन को एक और फोन के अंदर क्लोन कर दिया था, जिससे अब नामी की लाइफ के एक एक मोमेंट के अल्टीमेट एक्सेस उसके पास में आ गए हैं। यानी कि छोटी से छोटी चीज उसको पता चल जाएगी। अब नामी वहाँ से फोन लेकर चली जाती है और वो दिन भर जो भी करती है, जिससे जो भी बात करती है, हर चीज पर योंग नजर रखने लगता है। शाम होने पर वो कैफे भी जाता है उसी ड्रिंक को लेने जो कि नामी के फादर ने उसके लिए बनाई थी, और अभी तक नामी को उसके बारे में पता भी नहीं था। इवन उसने उसका चेहरा तक भी नहीं देखा था, यानी कि वो उसको बिल्कुल अनजान व्यक्ति की तरह मिल रहा था। हालांकि वो उसके बारे में सब कुछ जान चुका था। अब वो उस ड्रिंक के लिए इंसिस्ट करता है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पर पहले रेगुलरली आया करता था और वही ड्रिंक लिया करता था जिससे नामी उसे वो बनाकर दे देती है। खैर अब वो लोग थोड़ी बहुत नॉर्मल बात करते हैं और तभी नामी के फादर ली उन दोनों को देखते हैं और फिर नामी से ड्रिंक के बारे में पूछते हैं कि उसने वो क्यों दी, जिसको वो सेल भी नहीं करते। जिस पर वो कहती है कि वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है और ली उसका चेहरा याद करने की कोशिश करता रहता है। अब रात होने पर नामी अपने घर आ जाती है जहाँ पर वो अकेली रहती थी अपने फादर से अलग, और सो जाती है। और रात भर में योंग उसके फोन में और छानबीन करता है। इधर जीमान अपनी वाइफ के घर जाकर उसके फोन को चेक करता है, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि वो अपने बेटे के टच में आज तक है। उससे बात करती है और रिसेंटली ही कुछ सामान या फिर खाना भी भेजा था, जिससे एक एड्रेस जीमान के हाथ लग जाता है जो कि योंग का हो सकता था, क्योंकि वो अपने ठिकाने बदलता रहता था। अब इधर मॉर्निंग में हम नामी को उसके डे टू डे लाइफ में देखते हैं। वहीं रात भर में योंग ने उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स निकाल कर नोट बना लिए थे। साथ ही साथ दिन भर वो उस पर नजर भी रखने लगता है। अब उसे नामी के बारे में काफी कुछ पता था, लाइक उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, घर में अकेली रहती है और लैंडलॉर्ड भी नहीं है, डोर लॉक पिन क्या है, घर से कब निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ पढ़ती है, जॉब पर क्या और कैसा चल रहा है, उसकी दोस्त कौन है कैसी है, बॉस कौन है कैसी है, सबसे ज्यादा वो किससे कनेक्टेड है, सबसे कम किससे बात होती है। उसने कोई सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया हुआ है जहाँ पर से वो अपनी बॉस की थोड़ी बहुत बुराई भी करती रहती है, वो एड्स चलाती है एंड ऑल। और भी हर तरह की जानकारी के पूरे नोट्स वो बना लेता है। और अपने लैपटॉप पर उसने नामी की पिक्चर भी लगा ली थी, जहाँ पर पहले हम नोटिस करते हैं कि उसने किसी और ही विक्टिम की पिक्चर लगाई हुई थी जो कि पहले योंग का शिकार बन चुकी है। यानी कि ये इंसान नॉर्मल नहीं था, ये एक साइको किलर था। अब नामी अपने ऑफिस में होती है जहाँ पर उसकी बॉस उसके काम के लिए सिर्फ उसको ही सैलरी हाइक देती है और बाकी लोगों से ये बात सीक्रेट रखने को बोलती है। दूसरी तरफ योंग नामी के घर आकर सब छानबीन कर लेता है। इधर जीमान को भी एड्रेस मिल चुका था और वो अपनी तैयारी के साथ अपने बेटे यानी कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। किम उसे थोड़ी बहुत जानकारी भी देता है कि वो एड्रेस बदलता था, फिर उसने फोन यूज करना ही छोड़ दिया और बीच में उसके साथ कुछ पैसों वाला फ्रॉड भी हो गया था एंड सारी बातें। अब जीमान योंग के घर पहुंच जाता है छानबीन करने के लिए, जहां पर उसे वही नोट्स मिलते हैं और ये टोटल 8 लड़कियों के नोट्स थे और 9वें नंबर पर नामी है जो कि शिकार बनने ही वाली थी। उसने आखिरी वाली लड़की के लिए भी सिमिलर नोट्स बनाए थे कि उसकी फैमिली कौन है, किससे क्लोज रहती है, क्या करती है, सेम बिल्कुल नामी जैसे। और ये भी जीमान को पता लग जाता है कि जो बॉडी माउंटेन पर मिली थी वो इसी लड़की की थी और उसकी कुछ पिक्चर्स भी उनको मिल जाती हैं उसके आखिरी वक्त की, जो कि योंग की रिसेंट विक्टिम थी। अब वो और कुछ पता लगा पाते इससे पहले ही योंग घर तक आ जाता है और उसे पता भी चल जाता है कि जीमान घर के अंदर है, तो वो उनको डिस्ट्रैक्ट करके बाहर लाकर थोड़ी दूर भेजता है और तब तक सारे सबूत मिटा देता है और अपना एक बैग लेकर वहां से भाग जाता है। और ये बैग काफी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर उसके विक्टिम्स के फोन्स, नोट्स और बाकी चीजें हैं जो कि उसके लिए किसी अचीवमेंट की तरह है, एक रिवॉर्ड की तरह है। और तभी अब हम नामी के फादर को देखते हैं जो कि कैफे पर थे और तभी योंग वहां पर आता है जिसने की एक नई प्रोफेशनल आईडी बना ली थी कि वो एक डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट है और उसको ये भी पता था कि नामी को कुछ सीडीज बेचनी है, तो उन्हें खरीदने के बहाने से वो उससे मिलता है और उसे कुछ मैच टिकट्स भी बेचता है। अब वो यहाँ पर वही ड्रिंक लेता है लेकिन इस बार उसके फादर ही उसको सर्व करते हैं, तो उन्हें काफी कुछ समझ में आ जाता है। वो नामी को घर छोड़ते वक्त ये बोलते हैं कि वो उस लड़के से दूर रहे क्योंकि उन्हें उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी और वो पहले कभी भी कैफे में नहीं आया है क्योंकि उनको अपने रेगुलर कस्टमर याद रहते हैं, जिस पर नामी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन खुद योंग जो कि ये बातें सुन रहा था, देख रहा था, वो पूरा ध्यान देता है।
अब एक सीन के अंदर हम जीमान को देखते हैं जो कि उस लास्ट विक्टिम की मदर से मिलने गए थे और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि योंग का लड़कियों को फंसाने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। फोन की स्क्रीन तोड़ना, लॉक पता करना और फिर फोन क्लोन करके उनके ऊपर नजर रखकर उनके करीब जाना। साथ ही साथ हमको ये भी पता चल जाता है कि वो अपनी विक्टिम को खत्म करने के बाद में उसके ही घर को यूज करता है, उसके ही पैसों पर सरवाइव करता है। बेसिकली वो उनकी आइडेंटिटी को ही चुरा लेता है। अब एक तरह से योंग नामी के फादर को उसके फोन से मैसेज भेजकर उनके फोन के अंदर भी स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिसके बाद में वो उनके ऊपर अटैक करके उनके ही घर में उनको बंदी बना लेता है। साथ ही साथ उनके घर में ही रहता है। वहाँ पर वो नामी की लाइफ को भी खराब करने के लिए उसके फोन से, उसकी सीक्रेट आईडी से उसकी बॉस की बुराई करके सीक्रेट बातें लीक कर देता है और वो भी नामी के नाम से, जिससे कि उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। और दूसरी ओर माउंटेन पर और तेज बारिश होती है, जिससे वहाँ पर बैरिड और भी बॉडीज बाहर आ जाती हैं, जो कि टोटल 7 बॉडीज थी, जिससे सब जगह डर फैल जाता है और जीमान परेशान हो जाता है ऐसे उसे जल्दी से जल्दी अपने क्रिमिनल बेटे को पकड़ना होगा। और एक खास बात की शुरुआत में नामी को जिस नंबर से कॉल आया था वो था तो योंग का ही, लेकिन वो जो आवाज थी वो शायद से उसके किसी प्रीवियस विक्टिम की ही रही होगी। अब इधर नामी की लाइफ आधे डिस्टर्ब हो ही चुकी थी और वो युन के साथ साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखाने जाती है, जहाँ पर वो उसे ये बोलते हैं कि वो प्रूफ ला कर दे कि उसका फोन हैक हो गया था, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो प्रूफ कहाँ से लाएगी। अब उसे अपने डैड का मैसेज आता है जो कि ये कहते हैं कि आज वो छुट्टी ले रहे हैं। हालांकि ये मैसेज भेजा तो योंग नहीं था। अब वो युन के साथ कैफे में जाकर बैठती है और अपने डिजिटल सिक्योरिटी वाली फ्रेंड को कांटेक्ट करती है, लेकिन योंग मैसेज खुद से कर देता है कि वो वेकेशन पर गई है। खैर अब तभी उसको ये याद आता है कि वो लड़का जो कि उसको कैफे में मिला था, जो कि कोई और नहीं बल्कि योंग ही था, वो भी सेफ सिक्योरिटी फर्म में है, तो उसको वो कांटेक्ट करती है। हालांकि वो नहीं जानती थी कि यहाँ पर वो योंग है। अब योंग इधर उसके ही फादर को टॉर्चर कर रहा होता है और अपने काम करने का तरीका और प्लान बताता है कि वो सब कुछ कैसे करता है। और अब जब उसके पास में फोन है तब तक वो कुछ भी किसी के साथ इजीली कर सकता है। खैर अब वो नामी से मिलने जाता है और वो उसको अपनी प्रॉब्लम बताती है, तो वो उससे ये कहता है कि किसी ने उसके फोन में स्पाईवेयर डाला था और खाली यहाँ पर दिखावा करता है। और वो अपनी एक और चाल ये खेलता है कि ऐसे ही अकेले में नामी को ये बोल देता है कि शायद उसकी किसी रूममेट ने वो सब पोस्ट किया होगा, जबकि वो जानता था कि वो अकेली रहती है। लेकिन उसे शक की सुई यहाँ पर युन के ऊपर घुमानी थी, जो कि घूम भी जाती है। और नामी यहाँ पर युन से पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसे काफी बुरा लगता है। और यहाँ पर युन गुस्से में ये बोल देती है कि हाँ उसने ये सब किया, जो कि बिल्कुल झूठ था। लेकिन यहाँ पर उनके बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और नामी युन को वहाँ से भगा देती है, लेकिन वो गुस्से में अपना फोन फेंक देती है, जिससे उसके फोन की स्क्रीन टूट जाती है। और तभी उसे ये रियलाइज होता है कि सारी चीजें उसी रिपेयर सेंटर से शुरू हुई हैं, क्योंकि उससे पहले उसकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। अब इधर जीमान और किम को किसी भी हालत में योंग को पकड़ना था, क्योंकि ये सब बॉडीज उसकी इविलनेस का डर सब जगह फैला रही थी। और उन लोगों को उसकी शॉप की लोकेशन में मिल जाती है, जहाँ पर वो जाते तो हैं, लेकिन एक कदम आगे रहने वाला योंग वहाँ पर पहले ही सबूत को मिटा देता है। अब वहाँ पर उसे ही ढूंढती हुई नामी भी आ जाती है, जिससे वो दोनों बात करके उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, सिवाय इतने कि वो एक डेंजरस किलर है। यानी कि यहाँ पर नामी को योंग के बारे में पता चल चुका था। नामी को सब कुछ समझ आ गया था कि उसके इस फोन के अंदर अभी भी स्पाईवेयर है, तो वो जीमान के फोन से उस डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसी में पता करती है कि क्या वहाँ पर वो काम करता है या फिर नहीं। और ऑब्वियसली हम जवाब जानते हैं कि वो वहाँ पर काम नहीं करता था। और यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी उसके सामने साफ हो जाती है। लेकिन स्टिल यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और बहुत ही भयानक है, जिसके असली पत्ते थोड़ी देर में खुलेंगे। अब वो एक प्लान करती है कि किसी और विक्टिम को फंसाकर उसकी प्राइवेसी का यूज करके उसे बर्बाद करने से पहले वो लोग उसे पकड़ लें, और इसके लिए वो नाटक जारी रखेगी। उसे फोन हैक का पता ही नहीं है ऐसा वो दिखाएगी और उसे बहाने से अपने घर पर बुला लेगी, जहाँ से वो लोग उसको अरेस्ट कर सकते हैं। खैर अब वो ऐसा ही करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। वो थोड़ा बहुत मेकओवर करके उससे मिलने उसके घर आता है और वहाँ पर उसके इंतजार में जीमान और किम वहीं छुप जाते हैं। खैर अब वो बाहर ही था और वो जीमान को देख भी लेता है, जो कि उसको अरेस्ट करने आता है। लेकिन जीमान यहाँ पर उसे पहचान ही नहीं पाता, ना ही किम, और वो उन लोगों पर ही गुस्सा करने लगता है कि वो लोग सिविलियंस को परेशान कर रहे हैं, और वहाँ से बड़े आराम से चला जाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि एक पिता अपने ही बेटे को, जो कि सिर्फ 7 साल दूर रहा था, वो उसको पहचान कैसे नहीं पाया। तो इसका जवाब अंत आते
आते आते मिल जाएगा कि कहानी यहाँ पर चला कौन रहा था। अब उसके भागने के बाद में वो दोनों नामी के घर पर जाते हैं और वो अपने पुराने फोन को ऑन करके उसमें अपनी सिम डाल लेती है और वो दोनों उसे आज की रात कहीं और रुकने की सलाह देते हैं। तो वो अपने डैड के घर चली जाती है। अब इधर वो अपने डैड के घर पहुंचती है जहां पर उसे जीमान और किम छोड़ देते हैं और उसे अपना कार्ड भी देते हैं जिस पर वो कुछ लिखकर उनको ये बताती है कि वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करेगी और अगर वो उनको टेक्स्ट मैसेज नहीं करती तो वो लोग तुरंत यहाँ पर आ जाएं, जिसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब वो अपने घर जाती है तो उसे योंग मिलता है जो कि उसे भी होस्टेज बना लेता है। वहीं पर किम और जीमान आगे जाते हैं तो उन्हें कॉल आता है कि एक और बॉडी मिली है जिसका डीएनए योंग से ही मैच हो रहा था, लेकिन योंग तो अभी भी जिंदा है और उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा था। इधर योंग नामी को होस्टेज कर चुका था और उससे जीमान को मैसेज करवा देता है कि वो सेफ है और अब वो उसे उसके फादर के पास में लेकर जाता है जिसे उसने बंदी बना रखा था और टब में डाला हुआ था, जिन्हें डुबाने की धमकी देते हुए वो नामी से उसके हाथ पैर बंधवाता है और अब उसे ही टब में डाल देता है जिससे उसके ही हाथों उसके फादर की जान चली जाए और फिर वो उसको भी खत्म कर देगा। और अब वो हर विक्टिम की तरह अपने इस विक्टिम की भी आखिरी पिक्चर लेता है और फिर आराम से हॉलवे में आता है, जिसके बाद में वो उस विजिटिंग कार्ड को देखता है तो असल में उसके अंदर नामी ने ये लिखकर जीमान को दिया था कि वो कॉल ही करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उसे अंदाजा था कि उसका दूसरा फोन भी हैक्ड होगा और हम तो जानते ही थे कि एक बार वो घर जा चुका है। यानी कि जब योंग उसके घर पर गया था स्टार्टिंग में तो उसने उसके दूसरे फोन को भी हैक कर लिया था और इन लोगों ने इसको फंसाया। खैर अब वो बाहर देखता है तो किम चुपके से अंदर आता है जिसे वो मारने बढ़ता है, लेकिन जीमान उसको पकड़कर पीटने लगता है और अब उससे एक बहुत ही शॉकिंग सवाल करता है कि योंग कहाँ पर है। जी हाँ, यानी कि वो अपने बेटे से ही सवाल कर रहा था कि योंग कहाँ पर है और वो रोते हुए उसको बोलने लगता है कि वही योंग है उसका बेटा। और तभी किम नामी और उसके फादर को बाथटब से बाहर निकालता है और नामी तो बच गई थी लेकिन उसके फादर होश में नहीं आ रहे थे। अब इधर जीमान उस सूटकेस को ओपन करता है तो उसके सामने आती है असली सच्चाई और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में उसके टोटल विक्टिम 8 नहीं बल्कि 9 विक्टिम थे। जी हाँ, और सबसे पहले इस किलर ने असली योंग यानी कि जीमान के असली बेटे को मारा था जो कि बुरा था ही नहीं और अपने घर के मनमुटाव के चलते घर छोड़कर बस चला गया था और इसका पहला विक्टिम बन गया था जिसके बारे में सारे नोट उसने बना लिए थे और उस बेचारे की ही आइडेंटिटी लेकर उसे ही एक मर्डरर की तरह सबके सामने पेश किया जिससे कि सब लोग उसको ही गुनहगार मानेंगे। जीवन उसका फोन भी देखता है जिसके अंदर उसके रियल बेटे की भी आखिरी टाइम की पिक्चर थी और एक फादर पर क्या ही बीती होगी हम समझ सकते हैं। अब वो दुख और गुस्से से टूट जाता है और उसको शूट करने ही वाला होता है, लेकिन वो भी उसे अपनी बातों से मैनिपुलेट करने लगता है और वो उसे शूट नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर इविल प्रोटेक्टर को तो मैनिपुलेट कर सकता है लेकिन दुख दर्द झेलने वाले विक्टिम को नहीं। तो अब तभी नामी किम की गन लेकर आती है और उसको शूट कर खत्म कर देती है और उसके डैड भी बच गए थे। अब अगले सीन में जीमान ने नामी के ऊपर से केस हटवा दिया था और असली कातिल पकड़ा भी जा चुका था, खत्म हो चुका था और नामी अब अपने फादर और इयुन के साथ अपनी हैपनिंग लाइफ में वापस चली गई थी। लेकिन अब उसके मन में हमेशा एक डर बना रहेगा कि कहीं फिर से वो किसी ऐसे ही इंसान का शिकार ना बन जाए। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अनलॉक्ड मूवी की कहानी जो कि एक साउथ कोरियन थ्रिलर मिस्ट्री हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। ये मूवी फिलहाल नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है तो इसको जाकर जरूर देखना। सबसे बढ़िया ट्विस्ट यहाँ पर यही है कि जो एंड में यहाँ पर किलर निकलता है वो असल में बेटा नहीं था बल्कि वो रियल में कोई और ही था जिसने यहाँ पर इस ऑफिसर के बेटे की आइडेंटिटी को ले लिया था। और यहाँ पर ये भी दर्शाया गया है कि जो ऑनलाइन वाला मामला है वो काफी खतरनाक है। यहाँ पर डेटा ब्रीचिंग वगैरह बहुत ही खतरनाक होती है, तो इसलिए कहते हैं कि अपना डेटा को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए और ज्यादा चीजें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे मैसेज के साथ में काफी बढ़िया मूवी बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल